हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज लेक्चर नंबर 1 है। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कराया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, क्रम से आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम ही है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो मतलब इस चैप्टर में जब विद्युत धारा बहेगी, आवेश गतिमान होगा, उसके मूलभूत गुणों का अध्ययन करोगे। मतलब जितना भी आप लोग पढ़ने वाले हो, एक प्रकार से किसी चालक तार में बहने वाली धारा के आधार पर हम किस चीज के बारे में बात करेंगे, चुंबकत्व के बारे में बात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। मतलब आवेश गति करेगा, फलस्वरूप उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। इसके बारे में ये पूरा चैप्टर ही है कि किस तरीके से किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, दो चालक तार हैं उसके लिए कितना विद्युत क्षेत्र, दिशा कैसी होती है, पूरा इस चैप्टर में आप लोग पढ़ने वाले हो। चलिए शुरू करते हैं। ये आवेश गतिमान होता है तब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। इसकी अवधारणा किसने दी? तो ऑरस्टेड ने दी 1820 में। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करना है क्या कि विद्युत क्षेत्र से, मतलब आवेश गतिमान आवेश से या विद्युत क्षेत्र से, ऐसा भी कह सकते हो कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आप लोग विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा का प्रस्तुत किसने किया? तो ऑरस्टेड ने दिया। सबसे पहले बताया यदि कोई आवेश गतिमान है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। ये अवधारणा किसने दिया? तो ये आपका ऑरस्टेड है 1820 में। ठीक है, उन्होंने अपने प्रयोग में क्या बताया? बड़ा सिंपल प्रयोग है। देखो भाई, कोई भी वैज्ञानिक है तो वो लगातार प्रयास करेगा। 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीनों, वर्षों का भी समय लग जाता है। प्रयास करते करते कई सारी विधियों का प्रयोग करते हैं, है ना। तो उन्होंने देखा कि जब हम किसी, ये आपका मान लीजिए बैटरी है और इसमें अपन क्या करा बच्चों, एक कुंजी लगा दिया। ये कुंजी है, ठीक है, और अपन यहां पर एक चालक तार का प्रयोग करते हैं। यहां पे एक चालक तार है हमारा ए बी, अलग से जोड़ा गया है ए बी, और यहां पर एक चुंबकीय सुई का प्रयोग किया गया। ये चुंबकीय सुई है, ये चुंबकीय सुई है। इधर अपना नॉर्थ पोल है, इधर अपना साउथ पोल है, ठीक है। ये अपना चुंबकीय सुई है। उन्होंने क्या किया कि जब विद्युत धारा प्रवाहित किया, विद्युत धारा कैसे बहता है? धन से ऋण की ओर, और पास में एक चुंबकीय सुई रखा तो देखा कि जब हम चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें कुछ हलचल उत्पन्न होता है, इधर उधर कुछ ना कुछ इसमें हलचल उत्पन्न होता है। और ये चुंबकीय सुई तभी हलचल उत्पन्न होगा जब वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होगा। भाई चुंबकीय सुई है, वो कब हलचल होगा? जब वो उसके आसपास चुंबकत्व का गुण होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगी जिसके कारण वो विक्षेपित होगा। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए, जो आपका जैसे धन ऋण को आकर्षित करता है, ऐसे ही बच्चों नॉर्थ पोल साउथ पोल को आकर्षित करता है। मतलब विपरीत में आकर्षण होगा। मान लीजिए यहां पर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ होगा, थोड़ा भी चुंबकत्व का गुण आया होगा, यदि मान लीजिए साउथ पोल की भांति मान लीजिए यहां पे कार्य करा तो नॉर्थ पोल उसके पास जाएगा, या ये नॉर्थ पोल जाएगा, या कि मान लीजिए नॉर्थ पोल की तरह कार्य कर रहा है तो साउथ पोल जाएगा। कुल मिलाकर के जैसे ही मान लीजिए चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की गई, उसके कारण चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हुआ। तो चुंबकत्व के गुण उत्पन्न होने के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें जो विक्षोभ हुआ बच्चों, मतलब एन या एस ध्रुव उसके जाने के लिए कोशिश करेगा, इस कारण से इसमें क्या हो जाता है? विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अभी दिशा वगैरह सब आगे पढ़ोगे, आप बिल्कुल चिंता ना करो किधर दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकलता है, वो सब धीरे धीरे करके पढ़ोगे। अभी हम बात करें कि स्टार्टिंग में इसकी अवधारणा आई कहां से। जैसे आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हो कि एक आवेश स्थिर है, आवेश स्थिर है तो उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब वो आवेश चारों ओर एक बल का, है ना, आवरण बना लेता है, जहां तक वो बल लगा सकता है। तो अन्य आवेश आता है तो बल का अनुभव करता है। जहां तक, जैसे मान लीजिए मैं एक स्थिर आवेश हूं, मैं बोल रहा हूं तो मेरा साउंड कमरे में जहां तक जा रहा है वो मेरा एक क्षेत्र हो गया। तो जब आवेश स्थिर है तो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। लेकिन वही आवेश गतिमान हो जाता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का भी गुण उत्पन्न हो जाता है। मतलब चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र भी जनरेट हो जाता है। इस अवधारणा की प्रस्तुति सर्वप्रथम 1820 में ऑरस्टेड द्वारा की गई।
समझ में आया बाबू? चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा किसी भी विद्युत धारा के माध्यम से गतिमान आवेश से चुंबकत्व का गुण या चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा ऑरेस्टेड द्वारा बताया गया। बाकी चैप्टर नंबर 1 में विद्युत के बारे में आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा है कि भाई धन से निकलता है, ऋण में समाप्त होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, है ना, खुला वक्र बनाती है, ये आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ ही लिया। तो जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो गया। जैसे मान लीजिए आपका एक चालक तार है, इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों ओर चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होगा, थोड़ा बहुत बच्चों वो अट्रैक्ट करेगा। अब मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल बताता हूं। जब कहीं भी हाई वोल्टेज 11,000 वोल्ट वाली तार जाती है और उसके नीचे से आप गुजरना, चट चट का आवाज आता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके चारों मैग्नेटिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या करता है कि आसपास की जो धूल के कण है वो अपने ओर आकर्षित करता है, और जब वो टकराता है ना तो कहीं ना कहीं स्पार्क होता है। यानी प्लस प्लस से टकरा के मान लीजिए कोई कण है वो धनावेश गया, धनावेश से टकराया तो स्पार्क हो जाता है, क्योंकि धन धन से टकराएगा तो भाई चिंगारी उत्पन्न हो जाएगी। समझ में आया? तो जब हाई वोल्टेज का तार आप देखोगे और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तभी ना कहते हैं कि भाई ट्रांसफार्मर वगैरह के पास में ना तो आप अपनी गाड़ी खड़े करो, ना तो आप उसके बहुत करीब जाओ, क्योंकि ट्रांसफार्मर आपका मान लीजिए इतना दूर है तो हो सकता है हाई मतलब एक प्रकार से ज्यादा क्षमता वाली ट्रांसफार्मर है तो आपको खींच भी सकती है। एक वीडियो भी वायरल हुआ था, मैंने देखा था कि एक बंदे ने गाड़ी लाकर खड़ा किया, पीछे वाला व्यक्ति जो है वो नीचे उतर गया था, लेकिन जो आगे वाला व्यक्ति है जैसे उतरने लग गया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल करंट फ्लो कर दिया और फिर वो व्यक्ति वहीं पे एक्सपायर हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसी चीज की अवधारणा हुई कि भाई मान लीजिए विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वहां पे, और यहाँ पे ये कैसा, ये कुछ भी माध्यम नहीं है फिर भी वो अट्रैक्ट हो गया, वो कैसे हो गया? तो वही विद्युत धारा के कारण चारों ओर एक क्षेत्र जनरेट होता है जिसे हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है बाबूजी, ज्यादा हम डीप में चर्चा नहीं करेंगे, जो आपके काम का है वही हम बात करेंगे। देखो प्रयोग उन्होंने क्या बताया, 1820 की बात है, डेनमार्क के ये है ना भौतिकविद है, कौन है? ऑरेस्टेड है, ठीक है, ऑरेस्टेड है। 1820 में इन्होंने अपना प्रयोग किया, याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम विद्युत धारा से चुंबकत्व के गुण की अवधारणा या चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो ऑरेस्टेड ने की। पता लगाया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके नीचे रखे चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाता है। यहां पर आप देखो ये आपका चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई नजर आ रहा है, एन और एस है। जब इसमें से हम धारा प्रवाहित करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विक्षेप होता है। जैसे अभी मान लीजिए अभी ये ऑन नहीं है, ऑफ है, अब ये ऑन नहीं बच्चों, ऑफ है, तो अभी किसी प्रकार से कोई विक्षेप नहीं है। दूसरे डायग्राम में आप देखो, जब इसको हम ऑन करते हैं, चालू कर दिए, जब चालू कर दिए बच्चा तो ये जो चुंबकीय सुई थोड़ा सा एन ऊपर की ओर चला गया, विक्षेप हो गया। आगे देखो इसमें धारा की दिशा मान लीजिए बदल दे तो फिर विक्षेप का डायरेक्शन भी बदल जाता है। तो ये धारा पर भी डिपेंड करता है। आगे आप पढ़ोगे भी कि धारा किस दिशा में है तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन किधर होगा। चिंता ना करो, अभी थोड़ा सा समय दो, सब कुछ अभी बात करेंगे। अभी तो आप फिलहाल इतना समझ लिए कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये विद्युत धारा का प्रवाह किस कारण से होता है? आवेश के कारण। मतलब आवेश बह रहा है तभी विद्युत धारा बहता है। तो आवेश की बहने के कारण विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है और उसी गतिमान आवेश के कारण चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ओके बाबू, क्लियर, समझ में आ गया? तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यही आपका ऑरेस्टेड का प्रयोग है। प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि क्वेश्चन 2 नंबर में कभी भी पूछा गया कि ऑरेस्टेड के प्रयोग को समझाओ तो बच्चों 2 नंबर में आप लोग इतना ही लिखोगे, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी ये सारा चीज आपको हमारे नोट्स में भी उपलब्ध कराया जाता है। जो बच्चा नोट्स लिया है तो वो नोट्स में भी देख सकता। हैंड रिटन नोट्स देते हैं हम लोग, एक छोटा सा अमाउंट लगता है नोट्स के लिए, है ना। कॉन्टेक्ट नंबर है 9685299149। जो बच्चा प्रॉपर नोट्स लेना चाहता है शिव सर का, वो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। ओके, चलिए, तो ये अपना ऑरेस्टेड का प्रयोग समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां पर हमने बता दिया है कि विद्युत धारा की दिशा बदलोगे तो चुंबकीय सुई का विक्षेप भी बदल जाएगा, दूसरे डायरेक्शन में बदल जाएगा।
ये चुंबकीय प्रभाव क्या है, ये इतना ध्यान रखना, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होने की जो घटना ही है बच्चों, वो क्या कहलाता है, ठीक है। चलो, मुझे लग रहा था रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया है। कंप्यूटर कभी कभी क्या है ना, गूगल भी आकर के पूरा कंप्यूटर घेर लिया। मैं कहा यार भाई क्या हो गया, रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया, 10-15 मिनट का मेहनत बेकार। तो ये चुंबकीय प्रभाव है क्या, चुंबकत्व के गुण उत्पन्न होने का ही एक घटना है कि जब हम चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना। यही घटना बच्चों आपका चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। ये सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, कुछ है क्या लॉजिक नहीं है। तो चुंबकीय प्रभाव की खोज हो चुकी है, चुंबकत्व के गुण का उत्पन्न होना ये बता दिया गया किसके द्वारा, आरिस्टो के द्वारा। अब जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास एक चालक तार है, ये हमारे पास एक चालक तार है बच्चों, यही चालक तार है, ये माइक का तार है, काफी लंबा है, सस्ती वाली माइक है यार, इतने बड़े टीचर नहीं है कि अभी 20-30 हजार का माइक ले ले, है ना। डिजिटल बोर्ड तो ले लिए कर्जे में, मेरा माइक अभी नहीं ले पाए। ये चालक तार है, देखो पिछला कंप्यूटर का वायर है, खराब हो गया कंप्यूटर। ये चालक तार है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा, इसके लिए क्या करें, तो सबसे पहले हमारे एम्पियर साहब आए और एम्पियर के तैरने का नियम है। एम्पियर के तैरने का नियम यह है कि हम दोनों हाथ ऊपर करके जिधर धारा बह रही है उस दिशा में खड़े हो जाते हैं। समझना, मान लीजिए ये चालक तार है, धारा कहां बह रही है, ऊपर की ओर। चालक तार में धारा बह रही है ऊपर की ओर। ध्यान रखना बाबू, हमने बोला कि एम्पियर के तैरने का नियम, ये आपका चालक तार है, ठीक, देखना ये आपका चालक तार है, धारा की दिशा ऊपर की ओर। व्यक्ति कहां पे है बाबू, व्यक्ति कहां पे है, व्यक्ति यहां पे है, व्यक्ति ही तो है, इसके दो हाथ हैं, कितने हाथ हैं, व्यक्ति यहां पे है, इसके दो हाथ हैं, ऊपर की ओर करके खड़ा हो गया, ठीक है, और दो पैर भी है सर, दो पैर भी, दो ही पैर होते हैं ना कि तीन होते हैं, बताओ जरा। अब ये व्यक्ति क्या करा है, ध्यान रखो, ये व्यक्ति ऊपर की ओर हाथ करके खड़ा हो गया है। क्या हो गया है, खड़ा हो। धारा कहां बह रही है, ऊपर की ओर, ऐसे खड़ा हो गया। तैरने का नियम, तो एम्पियर के तैरने का नियम यह है कि यदि कोई व्यक्ति चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा में दोनों हाथ को ऊपर करके धारा की दिशा में, है ना, धारा के चालक तार के मुख की ओर, है ना, खड़ा है या तैर रहा है, जिधर धारा बह रही है उसी दिशा में हाथ ऊपर की ओर करके तैर रहा है, तो फिर चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होगी, तो भाई चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन जो है, जैसे हमने यहां पे देखो ये आपका चालक तार है, तो ये जो अपना दायां हाथ है, दायां हाथ, ध्यान रखिएगा, दायां हाथ, ये अपना बायां हाथ, तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन इसके बाएं दिशा पे होगा, बाएं हाथ पर इस दिशा पे होगा, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन इधर, मतलब इस तरीके से, यानी जो यहां पर विक्षेप है वो बाएं हाथ की ओर हो जाता है। जैसे मैं यहां पर एक चुंबकीय सुई लेता हूं, तो एन ध्रुव का विक्षेप जो है, ये आपका चुंबकीय सुई अंदर की ओर है बच्चों, एन है, ये एस है, तो कैसे पता चलेगा डायरेक्शन, तो इन्होंने बताया कि इसका जो विक्षेप है, एन ध्रुव का विक्षेप व्यक्ति के बाएं हाथ की ओर हो जाता है। फिर से समझना बाबू, इतना आसान नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। एम्पियर ने क्या बताया कि व्यक्ति दोनों हाथ को ऊपर करके धारा की दिशा में, है ना, जो अपना चालक तार है इसके मुख करके, है ना, उसी के दिशा में तैर रहा है। ठीक है सर, तैर रहा है, ऐसे तैर रहा है, ठीक। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन कैसे होगा, तो चुंबकीय सुई से पता चलेगा। तो उन्होंने बताया कि चुंबकीय सुई है, इसमें एन ध्रुव का जो विक्षेप है वो बाएं हाथ की ओर होता है, मतलब यदि ऐसा चुंबकीय सुई है तो इस डायरेक्शन में घूमेगा, ध्यान रखिएगा, इस डायरेक्शन में घूमेगा, मतलब ऐसे घूमेगा, ध्यान रखिएगा बच्चों। यानी क्लियर हुआ कि एक चालक तार है, यहां पे चुंबकीय सुई है, एन ध्रुव इधर जा रहा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा। देखो बार बार समझाऊंगा, याद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा बाबू, ठीक है। थोड़ा कथन आप लोग पढ़ लो तो कथन में क्लियर और होगा। कि कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति धारावाही तार के अनुदिश चुंबकीय सुई की ओर मुख करके
धारा की दिशा में तैर रहा है। ठीक है कि भाई चालक तार है, इधर हमने मुख कर लिया और उसके धारा के अनुदिश हम तैर रहे हैं। तब चुंबकीय सुई का एन ध्रुव उसके बाएं हाथ की ओर, तो बाएं हाथ हमारा किधर है, इधर, और इधर चुंबकीय सुई है, तो ऐसे, मतलब इस डायरेक्शन में, यानी चालक तार का जो चुंबकीय क्षेत्र है ऐसे होगा बच्चों, ऐसे होगा, मतलब इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र होगा। यानी ये चालक तार है तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ऐसा होगा, है ना। एक चालक तार है तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, ये डायरेक्शन होगा इस तरीके से। ये एम्पियर के तैरने का नियम है। देखो एनसीईआरटी का डायग्राम है, अलग अलग बुकों में डायग्राम अलग अलग मिल जाता है, और हो सकता है कुछ चीजें ऐसी भी है जो एनसीईआरटी में ना भी मिले फिर भी पढ़ना है, क्योंकि काम की चीजें हैं उसे हमको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपके एम्पियर का तैरने का नियम हुआ कि एक चालक तार है, चालक तार में धारा बह रही है, जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में हम तैरेंगे चालक की ओर मुख करके। तब उसके सामने जो चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई के एन ध्रुव का विक्षेप उसके बाएं हाथ की ओर होगा, इधर होगा बच्चों, मतलब जैसे चुंबकीय सुई ऐसे, तो यदि चालक तार है तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाएगा। क्लियर। एक और आप लोग पढ़ोगे, चिंता ना करो, सब कुछ हम बात करेंगे बच्चों। अभी ये दाएं हाथ का नियम है, एक चीज और आप लोग थोड़ा सा पढ़ सकते हो, कार्क पेंच का नियम, स्क्रू कार्क पेंच का नियम, स्क्रू है ना, कार्क पेंच का नियम, कार्क पेंच का नियम। देखो बड़ा सिंपल है, थोड़ा समझना। हम लेते हैं, ये लो भाई, पेचकस लेते हैं। अब पेचकस में ये है कि भाई पेचकस की दिशा, जैसे मान लीजिए किसी स्क्रू को हमको टाइट करना या ढीला करना, ये तो पता है ना। देखो जरा, मतलब जब हम इसको बच्चों किसी स्क्रू को घुमाएंगे तो वो जिस दिशा में धारा बहे उसी दिशा में वो आगे की ओर बढ़े। मतलब हम इसका प्रयोग इस तरीके से करने वाले हैं कि जैसे हमारे पास ये आपका, ये क्या है, पेचकस, हम किसी स्क्रू को टाइट करना चाहते हैं, मतलब किसी पेचकस की सहायता से स्क्रू को हम इस प्रकार घुमाएं कि वो धारा की दिशा में आगे की ओर बढ़े। किसी पेचकस को हम किसी स्क्रू को इस प्रकार घुमाएं कि धारा की दिशा में आगे की ओर बढ़े, तो अंगूठे को जिस दिशा में घुमाना पड़ता है वही वो उसके चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। नहीं समझ में आया? मैं कह रहा हूं एक मेरे पास क्या था, मान लीजिए ये मेरा क्या है, एक स्क्रू है, एक कील है, ठीक है, एक पेंच है। इसको मैं पेचकस की सहायता से घुमाना चाहता हूं, है ना। नहीं बोलते हैं नट खोलना है, नट टाइट करना है, ढीला करना है, तो मैं इसको इस तरीके से घुमाऊं कि वो धारा की दिशा में आगे की ओर बढ़े। आगे की ओर कब बढ़ता है? जब वो टाइट होता है, अपने भाषा में यार, है ना। किसी एक छोटे से स्क्रू को खोलना हो तो अपन क्या करते हैं, पेंच की सहायता से उल्टा घुमाते हैं, खोलना हो, और टाइट करना हो तो सीधा घुमाते हैं। ये अपना टाइट करने का डायरेक्शन ऐसे, ठीक है। तो मैंने बोला कि धारा का डायरेक्शन ऊपर है, उसी दिशा में वो आगे की ओर बढ़ रहा है, उसी दिशा में वो आगे की ओर बढ़ रहा है, तो हम इसको आगे की ओर बढ़ाने के लिए जिस दिशा में घुमाएंगे तो अंगूठा की डायरेक्शन ही उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब देखो बच्चों, आगे की ओर बढ़ाना है तो अंगूठा इस तरीके से घूमता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ऐसा होगा, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ऐसा होगा। कहां गया भाई पेन? मतलब धारा अपना कहां है, ऊपर की ओर बह रहा है, और हमने पेचकस को कैसा घुमाया, इस डायरेक्शन में घुमाया, ऐसे घुमाया, तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन जो एम्पियर ने बताया वो भी यहीं पे सबूत के रूप में पेचकस पेश कर दिया। ठीक है, तो स्क्रू के कार्क पेंच का नियम हो गया। मतलब हम किसी भी पेंचकस की या पेंच की सहायता से स्क्रू को इस प्रकार घुमाए कि वो धारा की दिशा में आगे की ओर बढ़े। फिर समझना, किसी पेंच की सहायता से स्क्रू को धारा की दिशा में इस प्रकार घुमाए कि वो आगे की ओर बढ़े, धारा की दिशा में आगे की ओर बढ़ाए, तो इसको घुमाने के लिए अंगूठा का दिशा जो होगा, अंगूठा का जो ऐसा करते हैं ना हमने, देखो ऐसा ऐसा अंगूठा का जो दिशा होगा वही चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है बाबू, चलो आगे की ओर और हम पढ़ते हैं, मजा आएगा। एक एक करके सारे नियम हम क्लियर कर देते हैं। दाएं हाथ का नियम इस प्रकार से है कि हम एक चालक तार लेते हैं,
अब चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा को बताए, मतलब धारा ऊपर की ओर बह रहा। बाबू धारा कहां बह रहा? ऊपर की ओर। मैं भी एक ही डायरेक्शन में खड़े होकर बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। एक ही डायरेक्शन में ये चालक तार है, धारा ऊपर की ओर बह रहा है। अब इसको मैंने इस तरीके से पकड़ लिया, दाएं हाथ से पकड़ा, ध्यान रखो, और इसमें अंगूठे की दिशा धारा की दिशा में, मतलब धारा ऊपर बह रहा तो अंगूठा भी ऊपर की ओर है। अब इसको पकड़ने के लिए उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ा है, देखो ना, वही चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन, वही चुंबकीय क्षेत्र है, वही चुंबकीय क्षेत्र है। बार बार बताता हूं, मतलब यदि इसमें धारा ऊपर की ओर है तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ऐसे होगा, ऐसे घूम जाऊंगा चुंबकीय क्षेत्र में। समझ में आया बाबू? मैंने क्या बोला यार, ये चालक तार है, चालक तार में धारा ऊपर की ओर बह रही है, धारा ऊपर की ओर बह रही है, और दाहिने हाथ से हम इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा का जो दिशा है वो धारा की दिशा में, तो उंगलियों को जिस दिशा में पकड़ने के लिए उंगलियों को जिस दिशा में हमने मोड़ा है वही उसके चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन को बताता है। जरा ध्यान दो कि एक धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो अंगुलियों को जिस दिशा में मोड़ना पड़ता है उसी को हम उसका चुंबकीय क्षेत्र मानते। समझ में आया बाबूजी? चलो आगे देखते हैं बच्चों, हथेली का नियम। अब हमने ये तो क्लियर कर लिया कि धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ध्यान रखना, धारा की दिशा नहीं, चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन, चुंबकीय प्रभाव की दिशा। कहीं पे यदि बोला हूं धारा की दिशा ऊपर, तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन हमने पता कर लिया कि यदि धारा ऊपर बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ऐसा है। देखो भाई, मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ये आप लोगों को अब याद रखना है कि धारा यदि हमने ऊपर बहाया है तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन कौन बताएगा? तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन भाई यहां से चलेगा, मान लीजिए, तो इस तरीके से वो घूम जाएगा, चालक के चारों ओर घूमेगा ना चुंबकीय क्षेत्र। और एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं होगी, कई सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो सकती, दूसरा भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो सकता है उसके चारों ओर, और तीसरा भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो सकता है। तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन, ध्यान रखना, ये चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन हो गया बच्चों, जब धारा ऊपर की ओर बह रही है तो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन इधर। लेकिन उल्टा हो जाएगा बाबू तो आगे पढ़ोगे इसी चैप्टर में, फिर वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं था। जो बच्चा क्रम से एक एक लेक्चर नहीं देखता उसको समझ में नहीं आएगा। मैंने कहा धारा नीचे बह रहा है, अब क्या होगा? तो इसमें डायरेक्शन बदल जाएगा बाबू, डायरेक्शन क्या होगा? बदल जाएगा। इस बार जो डायरेक्शन है वो इस दिशा में हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अब ये नीचे होगा ना बाबू, नीचे होगा, उल्टा हो जाएगा। ये दाहिना हाथ है, ये धारा ऊपर था, अब नीचे हो गया बच्चों। तो अब देखो ना, उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ा है तो ये उल्टा हो जाएगा। भाई पहले धारा ऊपर था, अंगूठा भी ऊपर था, उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ा हो आपके चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, लेकिन इसकी दिशा बदल दी, धारा नीचे है, अंगूठा की दिशा नीचे है, उंगलियों को जिस दिशा में, तो पहले इधर था, अब उंगलियों को इधर मोड़ रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा, तो ये डायरेक्शन भी बदल जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि किसी चालक तार में यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों ओर वृत्ताकार में चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। ये तो कोई बच्चा बता सकता है। लेकिन यदि किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी हो, ठीक है, यदि किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी हो तो भाई उसके लिए एक रूल्स आया, दाएं हाथ की हथेली का नियम, कि दाएं हाथ को हम इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा उंगलियों के परस्पर लंबवत हो। तो किधर भाई, यहां पर फोर्स किधर लगेगा देखना थोड़ा सा, दाहिने हाथ। अब इधर मैं होता हूं तो थोड़ा आपको दाहिना हाथ अच्छे से दिखेगा। अंगूठा और उंगलियां परस्पर लंबवत हो, दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाओ कि उंगलियां अंगूठे के लंबवत हो। अब यदि अंगूठा बहने वाली धारा की दिशा, ऊपर की ओर बहने वाली धारा की दिशा को बताता है ना, और उंगलियां उस बिंदु पर जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, तो चुंबकीय क्षेत्र हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि मान लीजिए एक चालक तार है, ठीक है सर, चालक तार में यदि धारा ऊपर की ओर बह रही तो मैंने चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ऐसे बता दिया है कि उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ो,
बोले सर ऐसे खड़े तो ऐसे बताओ ना। ले बाबू, उंगलियों को इधर खड़ा हो तो इस दिशा में, ऐसे खड़ा हो जाऊंगा तो इस दिशा में हो जाएगा। तो हाथ तो वही रहेगा ना यार, कि अंगूठे की दिशा धारा की दिशा को बताता है, तो उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ना पड़े वही उसके चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। ठीक है सर। अब किसी मान लीजिए एक चालक तार से r दूरी पर हमें तीव्रता निकालनी है, हमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। भाई विद्युत क्षेत्र तो आएगा बार बार यार, क्यों आएगा? क्योंकि अभी हम विद्युत क्षेत्र ही पढ़ा रहे थे, पूरा चैप्टर ही विद्युत क्षेत्र से संबंधित था। चैप्टर नंबर 1 2 3 विद्युत क्षेत्र ही चलता रहा, तो इसमें विद्युत क्षेत्र बार बार आएगा, इसलिए आप लोग थोड़ा मुझे माफ करना बाबू। किसी बिंदु पर चालक तार में धारा बह रही है ऊपर की ओर, उससे कुछ r दूरी पर हमें तीव्रता निकालनी है। तो अब वहां पे बच्चों ये दाएं हाथ का हथेली का नियम लगता है कि दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा उंगलियों को परस्पर लंबवत हो। अब धारा ऊपर की ओर बह रही है, देखो धारा ऊपर की ओर बह रही है, ठीक है। उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करते जहां पर हमें क्षेत्र निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। मतलब यहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए एक चालक तार है, इससे कुछ दूरी पर ये चालक तार है, इससे कुछ दूरी पर हमें एक बिंदु P है जहां पर तीव्रता निकालना है। तो भाई ये अंगूठा है, अंगूठा किसके दिशा को बता रहा है? धारा। और ये उस बिंदु को बता रहा है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तब इस पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगा। इस कंडीशन में जो चुंबकीय क्षेत्र का जो डायरेक्शन है वो लंबवत बाहर की ओर होता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होगा, यहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है तो चुंबकीय क्षेत्र लंबवत बाहर की ओर होता है। यही दाएं हाथ की हथेली का नियम है, आगे चलकर काम आ सकता है। ठीक है कि भाई दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाओ कि उंगलियां अंगूठे के परस्पर लंबवत हो, अंगूठा धारा की दिशा को बताए, उंगली उस बिंदु को बताए जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वहां तो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकालनी है, तीव्रता कितनी है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षेत्र है वो लंबवत हथेली के बाहर की ओर होता है। यही आपके दाएं हाथ के हथेली का नियम। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होने वाला है बच्चों। आप लोगों से हमेशा गुजारिश करता हूं कि जो भी मैं लेक्चर में प्रोवाइड करता हूं आप लोग नोट करते चलो। जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है तो वो वीडियो लेक्चर से तैयार करें, और जिनको भी नोट्स लेना है तो मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149 9685299149 9685299149। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। जो भी बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो कांटेक्ट कर सकता है, प्रॉपर तैयारी कर सकता है। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।